अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं दो हिस्से में, ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमी है दो हिस्से में होगा, एक तो प्री 1990 का, 1990 मतलब आजाद कब से हुए थे, 1947 से लेकर के 1990 तक की इकोनॉमी। उसके बाद में आगे का जो हिस्सा होता है वो 1991 से लेकर के अब तक का। दो हिस्से में बांटने का कारण ये है कि 1990 में 1990 में भारत की जो अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी का बेस हिल गया था। उसके बहुत सारे कारण हुए थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि हमको यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के नाम से जिसको जानते हैं, किसके नाम से, IMF, यूनाइटेड नेशंस पढ़े क्लास 8 में था। यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा और भी है क्या, IMF, वो उसी के अंदर काम करता है बोलता है, या कि इसको बोल सकते हैं ये हिस्सा वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक समझते हैं ना, जानते होंगे, दुनिया भर का एक ही बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। उसके अंदर की एक संस्था है IMF। वर्ल्ड बैंक बनाया किस लिए गया था, तो अलग अलग देश, थोड़ा सा बेसिक समझ लो। वर्ल्ड बैंक बनाया इसलिए गया था कि जो छोटे छोटे देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति को, यानी कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक के अंदर एक संस्था काम करती है जिसको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं हम लोग। ये जो संस्था है ये अलग अलग देशों को क्या देता है, कर्ज देता है, क्या देता है, लोन्स देता है, लोन्स प्रोवाइड कराता है। और वो लोन वो प्रोवाइड कराता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए। किसको सुधारने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारने के लिए। इसी संस्था से हमने भी मदद लिया था 1990 में, यानी कि 1947 से लेकर के 1990 तक की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे पास संसाधन या रिसोर्सेस हैं, हम उसको यूज करके चलाएंगे। लेकिन खराब पॉलिसीज का या गलत नीतियों का परिणाम ये होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, डूबने लगेगी। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी होती है, उनमें से तीसरे टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो लगाने तक की नौबत आ गई थी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता यह है, ये बताया जाता है कि देश में पैसा खत्म हो चुका है, हमारे पास देश चलाने के लिए पैसा क्या है, नहीं है। लेकिन सही समय पर जो भारत में मनमोहन सिंह को एक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है, उसका कारण ये 1990 का सुधार ही है, ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ 1990 है, जिसके पीछे ये कारण बना कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चेंज होने लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे आत्मनिर्भरता को एक चुनौती थी। बात समझ आ रही है। हम आज भी इस बात को कहते हैं कि हम कौन से देश बनना चाहते हैं, आज सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक शब्द सुना होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड यूज किया गया है जब आप लोग बाकी चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में या इस वर्ड का अपने आप में मतलब यह है कि हमारे देश के जो भी फैसले होंगे वो हम लेंगे, है ना, ना किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय दबाव में आएंगे, ना किसी के साथ साथ मतलब ये है कि हम किसी के प्रेशर में आए बगैर, चाहे वो डिसीजन अच्छा हो चाहे वो डिसीजन बुरा हो, अपने डिसीजन हम खुद बनाएंगे, ये हम कहेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें होंगी संविधान बनाते वक्त। 1990 आते आते मामला खत्म। किससे कर्जा लेंगे, IMF से, और IMF जैसा कहेगा वैसा करेंगे, क्योंकि IMF जब किसी देश की मदद करता है तो वो अपने कंडीशंस पर मदद करता है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के स्वाभिमान को या आत्मनिर्भरता को कहिए, या जो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा नुकसान था हमारा। तो एक एक करके मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, क्या था, कैसे इंप्लीमेंट किए, और इस इंप्लीमेंटेशन के बाद में जो आपके पुस्तक में टॉपिक दिया गया है, 2 टॉपिक है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर फिर एक तीसरा टॉपिक भी है जो कि प्राइवेटाइजेशन है, वो भी आप समझ लीजिए, ताकि चैप्टर को लेकर के आपको पूरी समझ में क्या हो, पूरी समझ बैठ सके, ठीक। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक कौन सा होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि आर्थिक सुधार। इनमें जो की पॉइंट्स हमको देख के चलना है, वो सबसे पहला हुआ कि मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, क्या के बाद इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि ये क्यों लाया गया, क्यों या किन परिस्थितियों में। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस कहिए या इसके फीचर्स कहिए। बाकी फिर इसके बाद चरण को क्या बोलते हैं, स्टेप्स, कितने स्टेप्स में हमने रिफॉर्म्स किए। बाकी इसका फायदा नुकसान क्या है, थोड़े टॉपिक बनाकर आपकी किताब में दिए हुए हैं, बाकी उसको मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर किसी प्रकार का रिफॉर्म्स या सुधार हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंप्लीमेंट करने के बाद फायदा क्या हुआ बोलेंगे, तो जो हमारे पास बुराई थी, जो कमी थी, वही सुधर गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो जब कभी भी पूछा जाए कि आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है या मतलब क्या है, तो मतलब में आप बताइए कि 1990 में, ठीक है, 1990s में देश की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है, यानी कि 1990s में हमारे पास क्या चल रहा है, क्राइसिस रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक। 1990 में देश की अर्थव्यवस्था में क्राइसिस चल रहा है, और इस समय हम IMF से मदद मांगते हैं। क्या लेते हैं, IMF से हेल्प लेते हैं। IMF का जो हेल्प हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे, यानी कि IMF हमको क्या करने के लिए कहेगा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए कहेगा, और इसी को हम कहते हैं क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति।
इसी को क्या कहते हैं? और आर्थिक सुधार। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको 1991 रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको राव मनमोहन सुधार, राव मनमोहन रिफॉर्म्स, ठीक। उसके बाद क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उसमें एक जो आपको पढ़ना है वो कौन सा? एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के तौर पर तुम लोग जानते हैं। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार करना है तो इन्हीं 3 नीतियों को हम क्या करते हैं, या इन्हीं 3 पॉलिसी को हम क्या करते हैं? एप्लीकेबल बनाते हैं। मीनिंग समझ में आया? क्या बताएंगे? 19 आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या है? तो आप बताइए। 1990 में देश की अर्थव्यवस्था में क्राइसिस चल रहा है। उस क्राइसिस से निपटने के लिए हम आईएमएफ से हेल्प लेते हैं, और आईएमएफ से जो हेल्प लेते हैं वो उसके मतलब हेल्प के साथ में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भारतीय अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। 1991 रिफॉर्म्स, राव मनमोहन रिफॉर्म्स या एलपीजी रिफॉर्म्स, ऐसे अलग अलग नाम को दिए जाते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मतलब 1990s में जो हमारे पास क्या चल रहा है? क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब समझते हैं? संकट। क्राइसिस को क्या बोलते हैं? संकट है, ठीक है। तो 2 हिस्से में बात करेंगे कि ये संकट क्यों है और कैसे। भाई देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, तो एक क्यों टूट रही है और दूसरा कैसे टूट रही है। क्यों टूट रही है, इस पर क्या कहेंगे? हमारा जो देश का इकोनॉमी है वो कौन से नेचर का है? सोशलिस्टिक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझते हैं? मैं समझाऊंगा, ठीक है, सभी टॉपिक्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद हमारे देश में गवर्नमेंट मोनोपोली है, ठीक है, शासकीय या सरकारी एकाधिकार की बात कही जाती है। उसके बाद हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक। हमारे पास जो फॉरेक्स करेंसी रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपोर्ट है, जो हम बाहर भेजते हैं बेचने के लिए, वो हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की कोई संभावना नहीं है। मतलब जो विदेशी कंपनीज है वो हमारे देश में क्या नहीं करना चाह रही है? इन्वेस्टमेंट नहीं कर। एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो हमारे देश में नहीं आना चाह रही है। उसके बाद हम अपने देश में जो हमारे पास रिसोर्स या संसाधन है उसके एक बहुत बड़े हिस्से को हम किस पर खर्च कर रहे हैं? वेलफेयर प्रोग्राम्स में। नेताजी को वोट चाहिए, नेताजी को वोट चाहिए तो वो क्या करेंगे? बिजली फ्री कराएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, दाना पानी फ्री बांटेंगे, फोकट में घर बनवा के देंगे। तो उसका प्रभाव तो पड़ा ही था। पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था? क्या अभी भी ऐसे काम चल रहा है? उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाने के तो पैसा चाहिए होगा, और जब कभी भी देश में किसी स्कीम को चलाने के लिए नए नोट छापे जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? हिनार्थ प्रबंधन, ठीक। उसको बोलते हैं क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंस। इसमें होता यह है कि सरकार अपने पैसे या मुद्रा की कमी को, मनी एंड बैंकिंग पढ़े थे ना, अपने पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई से नए नोट छपवाती है। और जब कभी देश में आपके बेवजह नए नोट छापे जाए, मतलब आप अपने देश में पैसा चलाने के लिए नोट छाप रहे हैं, जबकि नोट कब छापा जाता है? ठीक। 1990 का क्राइसिस क्यों है ये समझ में आया कि क्या कारण बनी कि देश की अर्थव्यवस्था 1990 में क्राइसिस की ओर आगे बढ़ रही थी, ठीक। अब कैसे में, तो कैसे में इसके इफेक्ट्स ही आएंगे भाई, ये रीजन है। और इसके प्रभाव जो होंगे वही क्या बताएंगे कैसे हो रहे थे। तो क्या क्या इफेक्ट होंगे? हमारे पास फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना बढ़ चुका है? 10% प्लस की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में महंगाई यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। महंगाई का मतलब क्या? इन्फ्लेशन हमारे पास में 16% प्लस है, ठीक। महंगाई बढ़ रही है। ग्रोथ रेट, जीडीपी पढ़े पिछले क्लास में, पढ़े जीडीपी किससे नीचे हो गई है? 3% से भी नीचे हो गई है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जो हम एक्सपोर्ट या जो हमारे पास हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको चुकाने के लिए क्या है? पैसा नहीं है, यानी कि हम किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से जूझ रहे हैं। उसके बाद हमारे आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं? अनबैलेंस हो गए हैं। मतलब जितना हम भेज रहे हैं उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में खेती नहीं हो रही है। अब यही चीजों को सुधारने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी फॉर्म करेंगे। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का कारण भी यही था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो 1960s में आया था। इसके बाद जो आया था वो क्या? रेनबो रिवॉल्यूशन आएगा। रेनबो रिवॉल्यूशन सुने कभी? नहीं सुने? लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। रेनबो रिवॉल्यूशन क्या था? मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो, ठीक। उसका क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट अनबैलेंस हो गया है। मतलब हमारे पास में जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया है, किससे? एक्सपोर्ट से। मतलब हम जितना भेज नहीं रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गुना मंगा रहे हैं, और मंगाना तो पैसा तो देना पड़ेगा ना उसको। देखो ये इंपोर्ट, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब ये सब स्थितियां ऐसे बनेंगी कि हमारे पास आयात बिल चुकाने के लिए केवल 7 दिन का पैसा बाकी है। कितने दिन का बाकी है? 7 दिन का पैसा बाकी है। और उस समस्या से निपटने के लिए हमने अपने देश का सोना कहां गिरवी रख दिया? हॉलैंड में गिरवी रख दिया, ठीक। ठीक है।
ये समझ में आ गया 1990 का क्राइसिस क्यों और कैसे, समझ में आ गया क्या? और पढ़ा। अब जब बताएंगे कि सुधार कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले बताइए कि ये जो सुधार हमने इंप्लीमेंट किए थे किससे, आईएमएफ से। ये जो सुधार थे, मैं उधार बोल रहा हूं, ये जो सुधार थे, इन सुधारों को या रिफॉर्म्स को कहा जाता है कि ये सेल्फ इंड्यूस नहीं थे। क्या नहीं थे? सेल्फ इंड्यूस नहीं थे, यानी कि स्वप्रेरित नहीं थे। स्वप्रेरित नहीं थे तो क्या थे? ये आरोपित थे। आरोपित मतलब इम्पोज्ड। टैक्स इम्पोज किया जाता है कि एप्लीकेबल किया जाता है? इम्पोज किया जाता है। कोई आदमी पैसा देने को तैयार नहीं होगा, देखो यार करके मांगोगे तो उसे क्या करना पड़ता है? आरोपित कर को आरोपित किया जाता है, मतलब टैक्स को देना पड़ेगा। तो ये क्या किया गया था हमारे ऊपर भी? हमारे पास जो रिफॉर्म्स वो किए गए थे वो क्या किए गए थे? हमने खुद से नहीं किया था, ये हमारे ऊपर क्या किया गया था? थोपा गया था। किसने थोपा था? तो आईएमएफ जो कि संस्था है, इन्होंने कुछ शर्तों के पर क्या किया? शर्तों पर हमारी हेल्प की। इन्हीं शर्तों को हम कहते हैं क्या? SAP, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया? क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास क्राइसिस चल रही थी, उस क्राइसिस के लिए जब हमने आईएमएफ से हेल्प लिया, तो आईएमएफ ने हमारे पास हमको जो हेल्प किया उसको हम क्या बोलते हैं? SAP। क्या नाम से जानते हैं उसको? SAP, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संरचनात्मक सुधार। ये जो संरचनात्मक सुधार थे, ये दो तरीके से थे। एक तो था कौन सा? MES, और दूसरा था कौन सा? स्ट्रक्चरल। MES का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। MES का मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अंतर्गत देश की मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस पर सुधार किया गया। समझ में आया? ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कौन सी तीन टाइप की पॉलिसी को सुधार किया जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विदेश व्यापार नीति को सुधार करेंगे। अब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, कौन से रिफॉर्म्स? स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स होंगे, इन रिफॉर्म्स में रखा जाएगा एलपीजी को। ठीक, संरचनात्मक सुधार में कौन कौन से सुधार हो जाएंगे? एलपीजी रिफॉर्म्स हो जाएंगे। इसके अंतर्गत फिर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब जितने भी सरकारी कंपनियां उस पर सुधार करना है। उसके बाद लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स इसी में आ जाएगा। उसके बाद मनी मार्केट के बाद में कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार बोलते हैं जिसको, इन सभी को सुधारना है। और ठीक उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स को और लेके चलो इसी में, जैसे इंडस्ट्री, उद्योगों की स्थिति सुधारनी है, टैक्स रिफॉर्म्स करना है, इंश्योरेंस रिफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा? बैंकिंग। ये अलग अलग सेक्टर्स होंगे जहां पर क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। समझ में आया क्या? ये सभी किसके हिस्से हैं? SAP के हिस्से हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की संरचना या स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, तो ये कहां कहां पर सुधार किए वो आ जाएगा। अब आपके बुक में ये जो एलपीजी है, इसी एलपीजी को ये सबको एक साथ लपेट के बता दिया। ये सभी को एक साथ क्या बोल दिया इसने? एलपीजी। ठीक, ग्लोबलाइजेशन में क्या करेंगे? विदेशी कंपनी को देखो, चित्र देखो, पुस्तक का बहुत सारे चित्र लेके समझ में आ जाएगा। लोग सामान बनाएंगे, घर पे बेचेंगे विदेश में। विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, एमएनसी वगैरह के बारे में लिखा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब क्या है? अलग अलग जगह पर रिफॉर्म तो हम कर रहे हैं। हाँ, बैंक से उनको लोन देंगे ताकि वो अपना क्या कर सके? खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके, सेटअप कर सके। तो वो कौन सा रिफॉर्म्स होगा? बैंकिंग रिफॉर्म्स होगा। लोगों को इंडस्ट्री ओपन करने के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी, तो टैक्स रिफॉर्म्स हो जाएगा। हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी रिफॉर्म्स इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे, एलपीजी के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। अब जब तय दिया गया कि सुधार करना है, ठीक है, तो क्या सुधार के कोई स्टेप्स या चरण होंगे? ठीक, अब किसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग? सुधार के चरण कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स में इनको सुधार किया गया। तो इसके स्टेप्स को दो हिस्सों में, एक फर्स्ट और दूसरा। ठीक, समझ में आ गया? पहले जो सुधार है इसको कहेंगे कौन सा? फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। और ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म वही है जो अभी हम सब अलग अलग, देखो हम खोजेंगे कि हमारे पास कमी किसमें किसमें। अब इकोनॉमी सुधारनी है, पैसा का, हमारे पास जो पैसे का आवक है वो हमको सुधारना है। तो हम देखेंगे कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब पैसा कहां कहां से आ रहा है, तो उन अलग अलग सेक्टर्स को हम क्या करेंगे? करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब अगर उद्योग में सिस्टम खराब चला तो उद्योग सुधारेंगे। मजदूरों को पेमेंट सही से नहीं मिल रहा तो उनको पेमेंट ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार की कोई नियम खराब है तो उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ओवरऑल फर्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म्स होगा वो कौन से जाएंगे? सेक्टर्स और सेक्टर्स पर रिफॉर्म करने की बात करेंगे। सेक्टर कितने टाइप के हैं? कितने सेक्टर हैं हमारे पास? तीन। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।
प्राइमरी सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब क्या, खेती किसानी, लोगों को थोड़ा थोड़ा कृषि लोन बांटेंगे, लोगों को अलग अलग चीजों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में लीची आलू ये सब की खेती नहीं होती तो हम लोग को जबरदस्ती का लोन देंगे, लोग पैसा पकड़ो लीची की खेती करो। तो क्या कि सेक्टर्स में रिफॉर्म करने का अलग अलग तरीके से, समझ में आ रहा है। लेकिन देखा गया कि इतने पैसे बांटने के बाद में इन सेक्टर रिफॉर्म्स में, है ना, अलग अलग फील्ड उठा के क्या कर दिया, हम सब सवाल कर दिए किए कि नहीं किए। भाई पैसा बांटे ना, अब पैसा बांट तो रहे लेकिन उसकी निगरानी कौन करेगा, वो तो चाहिए ना कि बैंक यहाँ पर निगरानी करे। तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ गई कि इन सुधारों को एप्लीकेबल करने के बाद में हमको मालूम चला कि इनका इंस्पेक्शन यानी कि क्या, निगरानी करने वाला कोई नहीं है। ठीक, निगरानी करने के बाद में इन सबको क्या कानूनी आधार देने वाला कोई नहीं, कानूनी आधार या मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं। कानूनी मान्यता का मतलब क्या है कि पैसा तो बांट दिया लेकिन वसूली करने का कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, लॉस नहीं थे, कानून नहीं था, बात समझ में आ रहा है। और तीसरी समस्या ये हुई फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के साथ में कि इनको गति प्रदान करने वाला कोई नहीं, यानी कि एक्सेलरेट कैसे करें, कितना काम हो गया, साइकिल चलाना सीख गए, अब किसी को धक्का मारे तुम आगे बढ़ो, और साइकिल को स्पीड बढ़ाने का बहुत सारे तरीका होता है, कॉम्पिटिशन में बढ़ा के चलो जाओ, साइकिल रेस लगाओ, हाँ कि नहीं, तो वो स्पीड साइकिल चलाना सीखेगा। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में जब हमने सेक्टर्स पर रिफॉर्म किए तो उन पर क्या देखी गई, 3 कमी देखी गई, समझ में आया यहाँ पर। अब इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सारा चीज आपके बुक में है, समझ में आ रहा है, बताने का तरीका अलग है, बाकी मैं भाई स्टेप बाय स्टेप करते चलो तो समझ में आता है ना कि संकट क्यों आया, क्यों आने के बाद क्या कारण बने, अब उन कारण को ठीक कैसे करेंगे, अब यदि काम नहीं करे तो फिर क्या करेंगे। ठीक, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म समझ में आया। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में हमने क्या बताया कि हम अलग अलग सेक्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, चाहे वो हमारे बैंक हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो किसी प्रकार की हमारी पॉलिसीज हो, और उन पॉलिसीज को निकालने के बाद में हम उनमें क्या करना शुरू करेंगे, करेक्शन करना शुरू करेंगे। लेकिन करेक्शन करने के बाद में हमको ये 3 चीजें समस्या दिखाई देगी, क्या कि इनके ऊपर प्रॉपर इंस्पेक्शन करने वाला कोई नहीं, इनको कोई कानूनी आधार देने वाला कोई नहीं, और उसको डायनामिक स्टेट में लाने वाला कोई नहीं। तो अब इन्हीं तीनों चीजों को सुधार करने के लिए क्या कौन सा जनरेशन रिफॉर्म्स आएगा, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स आएंगे, समझ में आया। तो इनके ऊपर निगरानी करने के लिए तो क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज आएंगे। जैसे कि क्या, कभी नाम सुने आपके फोन पे कभी ट्राई का मैसेज आता है, अच्छा आजकल आपके फोन में बैंक का मैसेज आता होगा या फोन करते तो बोलता होगा कि बैंक आपसे किसी प्रकार से ओटीपी या पासवर्ड नहीं पूछेगा, उसके बाद आपसे किसी भी प्रकार मैसेज आता होगा फोन पे कि आपसे किसी भी प्रकार का टावर लगाने के लिए कोई प्रकार का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, तो वो सब कौन भेजता है, ट्राई भेजती। तो ट्राई क्या है, एक रेगुलेटरी एजेंसी है। मोबाइल टावर जो लगाए जाएंगे, मोबाइल टावर कितने फ्रीक्वेंसी तक अपने सिग्नल्स को या वेवलेंथ को एडजस्ट करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, ट्राई। बात समझ में आया। तो क्या बनाए जाएंगे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स में, ऐसी बहुत सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई जाएंगी जो इन सभी चीजों पर क्या करेगी, नजर रखेगी। क्या होगा, तुमको छूट दिए हैं इसका मतलब थोड़ी कि तुम कुछ भी करते रहो, बात समझ में आ रहा है। तो उनको क्या करके जाएगा, निगरानी करने के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई जाएंगी, ठीक है। और यहां पर फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। बात समझ में आया। रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, क्यों, ताकि पब्लिक प्राइवेट कंपनीज क्या कर सके, अच्छे से एक साथ काम कर सकें। ठीक, समझ में आया। अब कानूनी मान्यता की बात करें तो जैसे कंपनीज को लेकर के बहुत सारे एक्ट हैं जो क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। बात समझ में आ रही है। तो इसी को सुधार करने के लिए, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में इंडस्ट्रीज हो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इन्हीं को सुधार करने के लिए क्या करेंगे, नए कानून लेके आएंगे। जैसे पहले इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए फेरा एक्ट आता था, तो फेरा एक्ट के बदले में क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे एक कंपनी की मोनोपोली को रोकने के लिए MRTP एक्ट है, इसके लिए कौन सा जाएगा, कंपनी कॉम्पिटेंसी एक्ट आ जाएगा, कॉम्पिटेंसी एक्ट आ जाएगा। उसके बाद में बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग में एक टर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है कि बैंक ने ऐसे जगह पर पैसा खर्चा कर दिया जहां से कोई कमाई नहीं हो रही है। बैंक ने क्या किया है, ऐसे जगह पर पैसा खर्च कर दिया जहां से कोई कमाई नहीं हो रही है। तो उन ऐसी कोई भी संपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्या कहते हैं, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उनको पैसा वसूल करने के लिए क्या लाया गया था, इंसॉल्वेंसी एक्ट। कौन सा एक्ट, पैसा वसूल करने का एक्ट बस एक लाएंगे कि उसको जमीन जायदाद बेच देंगे लेकिन अपना पैसा लेके रहेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे में क्या मिलेगा, ठीक, कानूनी मान्यता मिल जाएगी कि भाई पैसा खर्चा कर दिया तो वसूल भी कर लो। ठीक, अब ये इसको गति प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, PPP मॉडल आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब है, एक अकेले सरकारी कंपनी चला रही है। कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि रेलवे को बेचा जा रहा है, मोदी जी रेलवे बेच रहे हैं, सुने सुने कि नहीं सुने। अच्छा, CSPDCL का एग्जांपल ले लो, क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी आ कहां, इलेक्ट्रिसिटी आ कहां से रही है, सरकारी कंपनी से। लेकिन याद रखना, आपके घर में जो मीटर रीडिंग लेने के लिए आते हैं और जो वसूली के लिए आते हैं वो प्राइवेट कंपनी के लोग होते हैं। क्यों किया ऐसे, सरकारी कंपनी है, सामान तो बेच दिए, वसूली करने कौन जाएगा भाई, मेरे को तो मेरा सैलरी मिल गया ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में एक समस्या ही होती है
मेरे को तो मेरा सैलरी मिल गया ना, अब वो सरकार का पैसा है, मेरे क्या मतलब। तो सरकार क्या कर रही है, इसी को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। रेलवे में चेयर, लाइट, पंखा सब लगा है, सरकार की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, इसका ध्यान रखें, ऐसा बोल के लोग चेयर उखाड़ के ले जाएगा। हाँ कि नहीं? सरकार ने तो बोला था ये मेरी संपत्ति है, हाँ कि नहीं? बल्ब गायब है, पंखा गायब है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो रेलवे हालांकि सरकार चलाएगी, ठीक, लोग बहुत मतलब विदाउट टिकट भी घुस जाते हैं, बिना टिकट के लंबी लंबी दूरी तय कर लेते हैं, होता कि नहीं होता है? और कभी कभी तो ऐसा हमारे साथ में एक हादसा ये हुआ था कि हम थर्ड एसी में बैठे हुए थे, जनरल कोच वाला बिना टिकट वाला आदमी हमसे झगड़ा करके हमारा सीट ले लिया। दादागिरी करते हैं लोग। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, अब मैं निकला हूँ इंडिया टूर पे, अब मैं पहुंच गया कहाँ पर, बिहार पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अब वो मेरी भाषा सुन के या मेरा बात करने का तरीका देख के वो जान गया कि बिहारी नहीं है, मतलब लोकल नहीं है, और इसको दो छापा मार दूंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो मेरी सीट पर जबरदस्ती, तुम लोग अगर ट्रेन में सफर करते होगे तो ये झगड़ा बहुत होता है, बोलते हैं अगर तुम बोलोगे ना कि भाई साहब ये मेरी सीट है तो अभी थोड़ी सो रहा है, सोएगा तो उठ जाऊंगा ना। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अब जो टिकट चेक करने आता है उसको क्या मतलब है, जो टिकट चेक करने के लिए आता है टीटी ना, उसको 200 रुपए तो आपको बकायदा सीट दिला देता है, वेटिंग की टिकट को कंफर्म करा देता है। मेरे बाप का क्या जाएगा, इसको तो यही लगता है मेरे को तो मेरी सैलरी मिलेगी। तो अब सरकार क्या करेगी, वहां पर टिकट चेक करने वाले में प्राइवेट लोगों को बैठाएगी, जो धक्के मार के वहां से लोगों को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। हाँ, समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझ में आया? ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स थी। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स क्या हो जाएगा, कुछ स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायती राज। बाजू में एक दुकान खुला है दाल वाला, नाम पढ़े हो क्या लिखा है? क्या लिखा है नाम उसमें? XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्राम पंचायत XYZ, ऐसा लिखा है ना। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अब आप विकास करना चाह रहे हो किसकी सहायता से, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से, या बोल सकते हैं किसकी सहायता से, मतलब ये कहेंगे कि जो थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स होगा, जो थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स होगा, इसमें क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। और इसलिए लगभग 10th 5 ईयर प्लान के आसपास दिखा दिया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 10वीं भारत में पहले हम हर 5 साल में इकोनॉमी को प्लान करते थे, जिसको 5 ईयर प्लान कहते थे। अब तक टोटल 12 5 ईयर प्लान बनी, लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में 5 ईयर प्लान को बंद करके उसके में क्या बना दिए, नीति आयोग लेकर आ गए। नाम सुने कभी नीति आयोग का? तो 10th 5 ईयर प्लान का एक स्लोगन बनाया गया था। कौन सा स्लोगन बनाया गया था? क्या स्लोगन था भाई, मेरे को भी याद नहीं होता। ये तीव्र और कौन सा, समावेशी विकास। अब क्या करना है आपको, फास्टेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है। और अगर इकोनॉमी को बहुत फास्ट बनाना है, यानी क्या करना है, गति प्रदान करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े लेवल पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लानिंग को किस लेवल पर लेके जाओ, छोटे लेवल पर लेके जाओ, लोगों को काम दो, उनको सिखाओ। समझ में आया? तो यही क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन के तहत सुधार था, जिसमें क्या स्लोगन दिया गया था, तीव्र और समावेशी विकास दिया गया था। इसके तहत यह किया गया कि स्थानीय संस्थाओं के साथ सुधार से, मतलब स्थानीय संस्थाओं को भी क्या किया गया, सुधार से जोड़ा गया। ठीक। अब पूछा जाएगा ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो सरकारी कंपनियों का आधा हिस्सा प्राइवेट एमएनसीज को बेच दिए। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद एक चौथा सेक्टर भी दिखेगा। फर्स्ट सेक्टर में क्या किए, सेक्टर को छांट के निकाले, कहां कहां पर सुधार करना है। सुधार करने के बाद देखे कि ये सब समस्या हो रही है, तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स आएंगे। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स से बड़े बड़े सेक्टर को जब सुधार लिया गया, तो क्या करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से सुधार का प्रयास करेंगे। ये थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स था। अब फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स में क्या जोड़ देंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी को मतलब क्या, अब पैसा लेन देन नहीं करेंगे, यूपीआई चलाएंगे, फोन पे चलाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग चलाएंगे, हर लोगों का जनधन से सबका खाता खोलवाएंगे, है ना। नोनी सुरक्षा योजना, ये वो दुनिया भर क्या करेंगे, सबका बीमा करवाएंगे। बात समझ में आया? तो सभी को किससे जोड़ दिया गया है, तो अगर डिजिटल इंडिया अगर भारत में चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया किसके तहत लाया गया था, तो वो किसके तहत आया था, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट जनरेशन में क्या किए, सेक्टर में रिफॉर्म्स कर दिए। अब अगर आपको पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा, तो बोलोगे ग्लोबलाइजेशन ऐसे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत। पहला जनरेशन रिफॉर्म्स क्या था, सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, उनके ऊपर क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, रेगुलेट करेंगे और कानून बनाएंगे। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स डिसेंट्रलाइज करेंगे। और फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या थे, जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स। अब आते हैं किस पर, किस पर, किस पर, ये खत्म हो गया। अब टू द पॉइंट बात करेंगे, बहकी बहकी बातें बहुत करनी है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा, लिबरलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है,
उदार होने का मतलब क्या होता है? बड़ा उदार आदमी है, ऐसा बोलते हैं ना, नरम दिल का आदमी, शिथिल। मुख्य रूप से इसमें क्या किया जाएगा? अनावश्यक रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा। लिबरलाइजेशन में क्या होगा? ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो सरकार ने कंपनीज के ऊपर बनाकर रखे हुए हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्या कर रहे हैं बताया मैंने? जो रिस्ट्रिक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? RESTRICTION, रिस्ट्रिक्शन यानी कि क्या? जो बेवजह प्रतिबंध थे उन सभी को हम क्या करने वाले हैं? हटा। उदारीकरण का मतलब क्या है? कठोर कानून को सरल करना, ठीक, लिबरल होना, ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन से कानून थे? बहुत स्ट्रिक्ट कठोर कानून थे, उन सभी को हटा देंगे। मैं बता रहा हूं लिबरलाइजेशन कैसे करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे कि आओ भाई तुम भी दुकान खोल लो, या आओ भाई तुम भी यहाँ बैठ के खा सकते हो, स्टारबक्स में केवल कार करने वाला नहीं, साइकिल से आने वाला भी जाकर कॉफी पी सके, अभी तो उसका दुकान चलेगा ना भाई। ग्राहकों के लिए अगर लिमिट हटाएगा कि कोई भी आगे खरीद सकता है तो लोग जाएंगे ना, वो बात और लोग कुछ और भी करने चले जाते हैं उनको लेकर टाइम काटने के लिए, ठीक। तो प्राइवेट कानूनों को क्या करेंगे हम? जो प्राइवेट कंपनी से लेकर जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उन सबको क्या करेंगे? और क्या क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लाइसेंस वाली समस्या थी, लाइसेंस लेके ही काम करने दूंगा, ठीक है। तो लाइसेंस के लिए जो रूल्स होते थे उसको क्या कर दिए? खत्म कर दिए या कम कर दिए। उसके बाद 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। 1991 में, जब 1990 में हालत खराब हुआ, 1991 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए जिसमें ऐसे कोर सेक्टर्स थे। कौन से सेक्टर्स? कोर सेक्टर्स थे, उनको क्या कर दिया? पब्लिक के लिए ओपन कर दिए। बाद में 1997 लगभग टोटल 18 सेक्टर्स थे जिसको बचा कर रखी थी सरकार अपने लिए, मतलब 18 ऐसे अलग अलग काम तो केवल सरकार ही कर पाएगी। फिर उसी में 1997 में रिफॉर्म्स करके सुधार कर दिए और केवल 6 कोर सेक्टर को अपने पास रखे। 6 कोर सेक्टर मतलब क्या? परमाणु बम केवल सरकार बनाएगा, समझ में आ रहा है? विस्फोटक सामग्री केवल कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। बंदूक हथियार केवल सरकार डेवलप करेगी, बात समझ में आ रहा है? ऐसे 6 कोर सेक्टर, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट की करने की बात हो तो कौन करेगा? केवल सरकार करेगी। वेपन्स बनाने हो तो कौन बनाएगा? केवल सरकार बनाएगी। तो ऐसे कोर 6-7 सेक्टर को छोड़ करके बाकी सभी को क्या कर दी? पब्लिक के लिए ओपन कर दी कि सभी लोग क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज अब ओपन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक है। और अपना मार्केट एक्सपेंड करने के लिए क्या कर दिया गया? सभी को फ्री कर दिया। जहां तक सबको सामान जाकर बेचना है वहां तक क्या किया करो? सामान बेचो। जो प्रोडक्शन की लिमिट थी, पहले जब लाइसेंस बांटते थे तो बोलते बताओ कितना उगाओगे, हाँ इतने लाके बेचोगे। जैसे अभी भी देखो धान मंडी में धान खरीदते हैं ना, तो 1 एकड़ के पीछे एक क्वांटिटी डिसाइडेड है, इतना ही बेच सकते हो, ठीक है। अब अगर ये लिमिट को खत्म कर दिया जाएगा, अगर मान लो लिमिट खत्म कर देगी, एक किसान जो है 1 एकड़ के पीछे कितना भी धान बेच सकता है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर तो पता ही वो कहां से उठा के लाके बेचना शुरू करेगा। अभी लिमिट है ना, 1 एकड़ में कितना बेच सकते हो, कितना कुंटल बेच सकते हो, पता है, ठीक है। तो क्या किया गया? प्रोडक्शन लिमिट को समाप्त कर दिए। क्या समाप्त किए? प्रोडक्शन के लिए जो लिमिट होती थी ना कि केवल इतना ही उत्पादन कर सकते हो, उसको खत्म कर दिया। समझ में आया क्या लिबरलाइजेशन कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, जो लाइसेंस के लिए कठोर कानून होते थे वो खत्म कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो इंडस्ट्री ओपन करने के लिए जो कोर सेक्टर थे उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिए। प्रोडक्शन की लिमिट हटा दिया, जितना प्रोडक्ट करना तो उत्पादन करना करो। अरे ज्यादा उत्पादन करोगे तभी तो विदेश में बेचने जाओगे, और विदेश में बेचने जाओगे तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। बात समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक। अब आगे बढ़े किस पर? ग्लोबलाइजेशन पर। किस पर? ग्लोबलाइजेशन। बताओ ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है? बढ़ाना है। और क्या करना है? विदेशी निवेश और व्यापार की दोनों को एक साथ लेके चले क्या? और व्यापार मतलब क्या? आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को क्या करना है? बढ़ाना है, ठीक। अब इसके लिए सरकार क्या क्या करेगी? मतलब ये करना तो है, इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? अपने देश में विदेशी निवेश बढ़ाना है और विदेशी व्यापार को ऊपर उठाना है, ठीक है। क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड को ही इंप्रूव करना क्या कहलाता है? इंप्रूव क्या क्या करना है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को। आप पूछेगा बताओ कैसे करेंगे? अगर पूछा जाए कि कैसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। बताओ क्या करना है? पहले विदेशी फॉरेन कंपनीज थे, केवल कितना परसेंट तक? 40% तक इन्वेस्ट कर पाते थे। उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कितना परसेंट तक बढ़ा दिए? 51% तक। अब भारत में अगर किसी विदेशी कंपनी को पैसा लगाना है
तो कितना परसेंट शेयर इसके पास हो सकता है? 51%। समझ में आया? दूसरा चीज क्या हो जाएगा, 1991 में क्या करेंगे, रुपया करेंसी 20% क्या कर देंगे, सस्ता कर देंगे। बोलते ना डॉलर और रुपए में अंतर काफी बढ़ गया है, करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? 20% तक का जो रुपए की कीमत है, तो क्या कर दिया हमने, घटा दिया इंटरनेशनल मार्केट में। अगर कोई आदमी पहले $1 लेके यहाँ पर 10 रुपए का सामान खरीद पाता था, तो अब वो $1 लाके यहाँ कितने का सामान खरीद पाएगा, 12 रुपए का। क्योंकि 20% हमने क्या कर दिया, अपने करेंसी के रेट को कम कर दिया। मतलब पहले अगर $1 को 10 रुपए था, तो अब $1 को कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। तभी तो उनको समझ लालच आएगा ना, अब यहाँ पैसा सस्ता हो गया। चलो ठीक, अगर कोई इंडियन है, अगर कोई फॉरेन घूमने भी जाता है, तो वो केवल उन्हीं देशों में घूमने जाता है जहां पर इंडियन करेंसी की कीमत उनकी करेंसी से ज्यादा है। तभी तो कम पैसे ज्यादा घूम के आओगे, हाँ कि नहीं? तो कम पैसे में ज्यादा। समझ में आया? मतलब अगर इंडिया में ट्रेड करना तो आपको कितना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर, कुछ विशेष को छोड़कर क्या कर सकेंगे, सभी का आयात निर्यात क्या कर सकते, सभी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब केवल ड्रग्स, कोकेन, गांजा ये छोड़ दो, उनको छोड़ के जो सामान लाना है लाओ, जो सामान बेचना है बेचो। समझ में आया? उसके बाद जो हमारे यहाँ सीमा शुल्क, ठीक है, और टैरिफ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखो तुम लोग को एकदम फैक्चुअल बातें आई, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ठीक, और क्या, विदेशी निवेश प्लस उनकी जो टेक्नोलॉजी है, आन दो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आओ, आप इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो एप्पल का फोन भी तो लेके आएंगे, क्योंकि वो तो वही यूज करते हैं वहां पर। और हम लाएंगे तो हम देखेंगे अरे तो अलग टाइप का मोबाइल है। फिर क्या बोलेंगे, हमारी कंपनी हमारे देश में बनाओ, हाँ कि नहीं? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अरे उसके बाद क्या करना है, एमएनसी को क्या देना है, बढ़ावा देना है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, अरे जिस कंपनी का आपके देश के साथ साथ में अलग अलग देशों में ब्रांच हो, उसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। बहुत सारे देशों में चलने वाली कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी। बस पूरा का पूरा एक पन्ना छापने का क्या मतलब था एमएनसी को बताने के लिए। ऐसी कंपनी जो अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करती है उसको क्या बोलते हैं, एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनी का नाम बताओ तो टाटा, टाटा स्टील, लाफार्ज सीमेंट, उसी को एमएनसी बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे क्या, रिलायंस, है ना? ठीक, अब बताओ ग्लोबल, ये तरीके होंगे जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, ग्लोबलाइजेशन कर पाएंगे। क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में शेयर बढ़ा देंगे 51% तक का। ये लोग लालच है, लॉलीपॉप, किनके लिए, विदेशियों के लिए। आ जाओ 51% हिस्सा देंगे तुमको, आ जाओ, हमारे यहाँ पैसा भी सस्ता हो गया। फिर क्या, आ जाओ कुछ भी जाके बेच सकते हो, केवल नशे का सामान छोड़ के, उससे खुश है। आ जाओ हमारे देश का बॉर्डर पार करोगे, कोई सामान लाके बेचोगे तो हम टैरिफ नहीं लेंगे उसका। फिर आ जाओ, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन एक फायदे क्या होंगे, विदेश व्यापार बढ़ गया, नौकरी बढ़ गई, कमाई ज्यादा हो गई, देश की जीडीपी सुधर गई। अब जितनी में कमियां बताया था क्यों और क्या है, अगर पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या क्या है, तो वही सब क्या है ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है। ऐसा क्वेश्चन है क्या, क्या क्या फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, या हमने क्या अचीव किया ग्लोबलाइजेशन से, ऐसा कोई टॉपिक है? अच्छा, कैसे ग्लोबलाइजेशन होगा ये टॉपिक है क्या? एक टॉपिक तो ये मिला था कि क्या होता है, प्रोसेस दिया है, प्रोसेस, और क्या, प्रभाव ग्लोबलाइजेशन के, इफेक्ट्स। हाँ, तो इफेक्ट दो होंगे, एक पॉजिटिव और एक, तो पॉजिटिव इफेक्ट वो सभी इफेक्ट होंगे जो कमी हम गिनाए थे पहले शुरू में कि क्राइसिस में क्यों आया, वो सब बता दो, सुधर गया। ठीक, अब इसके नेगेटिव इफेक्ट में क्या क्या बताओगे? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में क्या बताओगे? देखो, ई कॉमर्स समझते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन दुकान, वो सबको बढ़ा दिया हम इससे। उसके बाद देश विदेश में सामान भेजना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपना क्या कर लिया हम, स्ट्रॉन्ग कर लिए। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग, जिसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, ठीक, ये सभी इन्वॉल्व किए। ठीक है, और इन सभी के होने से ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ ये कि एक नए टाइप का कंपटीशन मार्केट में आ गया। क्या, अब दिया कोई नहीं खरीदेगा, सब चाइना वाला झालर जलाएंगे। क्योंकि दिया जलाने में बत्ती बनाओ, तेल डालो, लेकिन झालर में काम दो, बटन चालू कर दो, हाँ कि नहीं? ऐसा है, तो एक नए तरह का कंपटीशन दिखाई देगा। अब इन्हीं सब के नुकसान भी होंगे भाई। पॉजिटिव्स में क्या बता दिए, क्या क्या खराब था सुधार दिए, नेगेटिव्स में क्या बताएंगे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो कुछ कुछ काम करके पैसा कमाते थे, सब बर्बाद हो गए।
बता सकते हैं? बता सकते हैं, नहीं सकते? रोजगार मिला, लेकिन किनको मिला? जिनको काम करना आता था। तो जिनको काम करना था उनको तो रोजगार मिल गया। अब उन्हीं को सुधारने के लिए क्या आएगा? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सभी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या करना है? आदमी का विकास करना है। तो ये सुधार उस समय लगा के छोड़े नहीं थे, ये आज भी चलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है और आगे चलता हुआ भी दिखाई देगा।